अस्सलाम वालेकुम जी। अपनी कमर की पेटी बांध लीजिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी खबरें मिलने वाली हैं कि आप वाकई हिचकोले खाएंगे। आपको ऐसी खबरें मिलने वाली हैं जिसके आपको काफ़ी ज़्यादा शॉक्स लगेंगे, क्योंकि जो खबरें मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ वो हैं तो बहुत ही गर्मा गर्म, वो हैं तो बहुत ही सनसनीखेज। शहर इक़्तिदार क्या कहते हैं, इस्लामाबाद से आ रही हैं ना, क्योंकि इस्लामाबाद में मैदान सज चुका है। ये मैदान किसी क्रिकेट का तो है नहीं, ये जो मैदान है किसी फुटबॉल मैच का भी नहीं है, ये है सियासी, ये सियासी मैदान है, सियासी अखाड़ा है जो कि सज चुका है। और जो खबरें मैं आपको देने वाली हूँ उससे इस हुकूमत को तो भला नहीं होता, उससे पाकिस्तान का भी भला नहीं होता। ना इस हुकूमत का भला होता है, ना पाकिस्तान का भला होता है। हाँ, इस साजिश को रचने वालों को, इस मैदान को सजाने वालों का, उनका भला जरूर हो सकता है, लेकिन उनके भले का मतलब ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान का भला होगा। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। मैं आपको समझाऊंगी सारा कुछ वीडियो के शुरू में थोड़ी बता दें, लेकिन हाँ, आपको हेडलाइन चाहिए। आपको ये चाहिए कि ये जो इतनी आप लंबी वीडियो जो देखेंगे वो आप क्यों देखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ। कौम तैयार हो जाए। इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये मैं आपको एक्सक्लूसिवली बता रही हूँ कि तैयारी पकड़ लीजिए। आने वाले दिनों के अंदर आपको टेलीविजन चैनल्स के ऊपर भी इस बारे में बात होती हुई दिखाई देगी। आज 30 अप्रैल है जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, 30 अप्रैल 2024। अपने पूरे होशो हवास में मैं आपको एक ऐसी खबर दे रही हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर वो खबर आपको हर चैनल, हर जगह पर नजर आएगी, पकती भी नजर आएगी, और इसमें दिन ब दिन इजाफा होगा। पाकिस्तान की कौम, मुझे देखने वाले, सुनने वाले तमाम तर लोग इस टाइम पर तैयार हो जाएं, वो भी तैयारी पकड़ लें, क्योंकि इस्लामाबाद में एक बार फिर 2014, जी हाँ, याद आया आपको वो 126 दिन का धरना कैसे हुआ, कैसे फाइनेंसिंग हुई, किस किसने किया, कहाँ से उसकी प्लानिंग हुई, लंदन में बैठ बैठ कर कैसी कैसी बड़ी बड़ी मुलाकातें हुआ करती थी, और फिर पाकिस्तान को पीछे धकेलने का एक वो मंसूबा सामने आया जिसके ऊपर हम अभी तक अपना सर पीट रहे हैं। तो भाई, इस्लामाबाद में एक बार फिर 2014 जैसे धरने पर काम शुरू हो चुका है, और ये खबर मैं आपको 30 अप्रैल को दे रही हूँ। आपने मुझे और इस तारीख को ज़रूर याद रखना है कि मैंने आपको खबर कब दी। आगे तफसीलात की आपको उसको मैं बिल्कुल बताती हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जब ये रंगमंच, एक स्टेज सजा है जिसके ऊपर खूब रंगीनी आपको नज़र आएगी, तो इसमें जो हमारे रिटायर्ड फौजी हैं, देखिए जो मौजूदा हैं वो तो न्यूट्रल है, और वो इसलिए भी न्यूट्रल हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि भाई बस बहुत गंद हो गया, इमरान खान ने बड़ा एक्सपोज भी कर दिया है, इमरान खान ने बहुत गाली भी दे दी फौजियों को, अब हमने सियासत में इंटरफेयर नहीं करना। अच्छा, 9 मई के हवाले से किसी ना किसी लेवल पर उनकी इंटरफेरेंस या उनकी राय या उनका लेना देना जरूर होगा, क्योंकि ज़्यादातर 9 मई तो है ही उनके बराबर, ठीक है। लेकिन जहाँ तक सियासी मामलात हैं, वो काम नहीं करने हैं जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट ने किए हैं, उस तरह की इंटरफेरेंस नहीं करनी है जो कि माजी में इस्टेब्लिशमेंट ने की है, क्योंकि भाई वो गले पड़ गई है, और इट इज़ ब्रिंगिंग बैड नेम, इट हैज़ ब्रॉट बैड नेम, एंड इट इज़ फर्दर ब्रिंगिंग बैड नेम टू पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट। तो अभी की इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, आपको मेरी बात पे नहीं यकीन आ रहा ना, आप कहते हैं नहीं जी फौज तो नहीं हो सकती, तो आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा, तो इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, देखिए मैं लॉजिक और सबूत के साथ बात करूंगी, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि जेल के जो बासी हैं, अडियाला जेल में बैठे इमरान खान साहब बार 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 जिनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, उन्हीं पे अपने कत्ल का इल्जाम लगाते हैं, उन्हीं पे बुशरा बीबी के कत्ल का इल्जाम लगाते हैं, इसीलिए कि किसी तरह बात बन पाए। लेकिन जो रिटायर्ड फौजी हैं, वो, उनका अभी भी फैन क्लब है, क्योंकि पता क्या है, अब ये बात ना लोगों को लग बुरी जाएगी, लेकिन ये बात है सच। और देखिए, मेरा काम है आपको सच भी बताना, अब जब मैं आपको बता रही हूँ तो, और इस बात के बगैर ना बात पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप कहेंगे जी रिटायर्ड फौजी क्यों करेगा इतना बेला, वो तो अपनी रिटायरमेंट अच्छे से गुजारेगा। मसला ये है कि जब आपके घर में दाने पूरे हो ना, आपको मेरी तरह या आम आवाम को किचन चलाने की टेंशन ना हो। जैसे मुझे पता है कि मुझे काम पर जाना है, मेरे लिए जॉब बहुत ज़रूरी है, आप सब लोगों के लिए अपने अपने कामों पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 90% पाकिस्तानियों के लिए, 90% लोग जो मुझे देख रहे हैं, क्योंकि आप काम पर नहीं जाएंगे तो आप पैसे कैसे लाएंगे, आप अगर काम नहीं करेंगे तो आपके घर का किचन कैसे चलेगा, आपके खर्चे कैसे चलेंगे। लेकिन जो सरकारी अफसरान होते हैं, और जो खास तौर पे जो सरकारी फौजी होते हैं, जजेस भी, जनरल्स भी, इनकी जो लास्ट सैलरी होती है ना, मतलब फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस है, अगर उसकी सैलरी, एक एग्जांपल दे रही हूँ ऐसे ही, कि अगर चीफ जस्टिस है, अगर उसकी सैलरी जो है वो 20 लाख है, तो वो रिटायरमेंट के बाद उनकी लास्ट सैलरी जो 20 लाख है वही उनको मिलेगी, पार्क्स एंड एवरीथिंग, राइट। इसी तरह चीफ जस्टिस की जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, इसी तरह जो जनरल्स हैं, जो फौजी हैं, कर्नल, मेजर,
ब्रिगेडियर्स, जो जो जिस जिस रैंक पर है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आपको पेंशन मिलनी है, आपको पता है कि आपको पेंशन मिलनी है और अब आप रिटायर्ड भी हैं, तो अब आप खुल करके किसी के हक में किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात कर सकते हैं। अब आपको छुप करके सियासत करने की या उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको किस चीज़ की टेंशन है? अब ये तमहीद मैं क्यों बांध रही हूँ? क्योंकि एक हैं जी जनरल रिटायर्ड, बहुत बड़ा नाम है, मुझे बड़े पसंद थे, खैर अभी भी पसंद हैं, लेकिन अब थोड़ी पसंदीदगी में कमी आ गई है, क्योंकि जनरल रिटायर्ड नदीम लोधी साहब, जनरल रिटायर्ड नदीम लोधी साहब को एक मिशन सौंपा गया है और ये मिशन उनको पाकिस्तान के जो इमरान खान है ना, उनके जो फैन क्लब है ना, उसके चक्कर में सौंपा गया। और उनको जो मिशन दिया गया है वो ये है कि वो इदारों को और सियासतदानों में सुलह की कोशिश शुरू कर देंगे। अब सियासतदानों के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, MQM, ये IPP, और जैसे कि अगर मैं पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी, और अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम भूल रही हूँ बिकॉज आई नो देयर लॉट ऑफ पार्टीज, तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन सियासी जमातें और इदारों उनके दरमियान सुलह कराना चाहती है। तो भाई सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब, अच्छे खासे पढ़े लिखे, ही सच अ फाइन स्पीकर, इनको ये मैंडेट किसने दिया? इन्होंने पहले भी ऐसी ऑफर कराई थी, टेलीविजन पे उसके ऊपर आके बात भी उन्होंने की, फिर पता चला कि टेलीविजन पे आना इनका बंद हो गया है। ये जो है ये पार्ट एंड पार्सल है उन हालात का जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों में ये हो सकता है, और आने वाले दिनों के अंदर जो धरने की तैयारी हो रही है वो इसके साथ बिल्कुल नत्थी है, बिल्कुल नत्थी है। और कैसे नत्थी है कि जो जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब हैं, उन्होंने जो इदारों और सियासतदानों के दरमियान जो सुलह कराने की कोशिश शुरू की है ना, इनको एक तो मैंडेट किसने दिया ये मुझे नहीं पता, क्योंकि नून लीग तो इनको मैंडेट दे नहीं सकती, पीपल्स पार्टी इनको नहीं दे सकती, सुन्नी इत्तेहाद वालों का आई एम नॉट श्योर, PTI वाले बिल्कुल दे सकती हैं क्योंकि काफ़ी PTI के हक में बातें करते रहे हैं, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट नहीं दे सकती, नहीं दे सकती, क्योंकि अगर दे सकती होती मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट तो ये टेलीविज़न प्रोग्राम्स पे आना ना बंद होते, ये अपना बयानिया गज बज कर कहते, ये माजी की इस्टेब्लिशमेंट या इनके कॉलीग्स या इनके टाइम के जो कुछ लोग हैं वो दे सकते हैं, हो सकता है दे सकते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन इनका जो मैंडेट है कि किस मैंडेट से ये इदारों और साथ में जो सियासी पार्टीज़ हैं उनके बीच में ये सुलह कराएंगे। एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है, और ये खबर भी यही है कि भाई ये काम हो गया है, ये काम चल पड़ा है, इन्होंने काम पकड़ लिया है। मैं बल्कि आपको TORs, टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी बता देती हूँ, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि क्या लोग क्या दो की बातें हो रही हैं। इदारों के खिलाफ बदजुबानी का खात्मा, 1 पॉइंट एजेंडा। आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी इदारों के खिलाफ। अगर आप ये सोच रहे हैं ना, या मैं अपनी तरफ से बात कर रही हूँ, अगर अब आप ये सोच रहे हैं ना कि इदारों के खिलाफ तो कोई बात नहीं करनी, ये तो ज़रूर जनरल आसिम मुनीर साहब ने दिया होगा। जनरल आसिम मुनीर साहब को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, जाएं, ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं, आप ये समझ ले मैं उनके बिहाफ पर आपको कह रही हूँ। लेकिन ये 1 पॉइंट एजेंडा है कि इदारों के खिलाफ बदजुबानी का खात्मा होगा, बदले में तमाम सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की बंदिश। ये अभी एक तजवीज़ नुमा TORs हैं जो कि मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़, हल्का फुल्का एहतजाज करें आप, यानी कौन एहतजाज करे? पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में हैं, हल्का फुल्का पे एहतजाज करें अपोजिशन वाली पार्टियां, और मौजूदा हुकूमत को आप कम से कम 2 साल दे दें, यानी 2025 तक इस सिस्टम को लेकर के जाना है। ये देखें ना, ये रीड बिटवीन द लाइंस, ये जो अभी शहबाज सरकार है इसको 2025 तक लेके जाना है। 2025 तक अगर मुल्क ठीक हो गया, मुल्क में पैसे आ गए, सारा कुछ हो गया, तो जब मुल्क में पैसे आ जाते हैं ना तो सियासतदानों की गर्दनों में सरिया भी आ जाता है। जब मुल्क में बेहतरी आना शुरू होगी, जो कि मुझे लग रहा है कि होगी, तो शहबाज शरीफ साहब भी वो शहबाज शरीफ साहब नहीं रहेंगे, थोड़ी सी तो वो कहेंगे ना सर मैंने इतना सब कुछ किया, अब हल्की सी तो मेरी माननी है। तो तब ये तमाम लोग, जैसे ये हैं जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब, जब इस तरह के और भी बहुत से लोग हैं, आपको पता है ना, रिटायर्ड लोगों का तो एक पूरा फैन क्लब है ना इमरान खान साहब के लिए,
और वहां से रिटायर्ड जुडिशरी के लोग, अभी जैसे साकिब निसार साहब हैं, साकिब निसार साहब, मतलब जुडिशरी तो पूरा एक अलग चैप्टर है ना, इसके ऊपर तो मुझे लगता है एक अलग वीडियो, अलग क्या सीरीज ऑफ वीडियोस, ये पूरा एक अलग चैप्टर है। आज भी साकिब निसार साहब की जुडिशरी में सुनी जाती है, उतनी काजी फैज ईसा साहब की नहीं सुनी जाती। मतलब काजी फैज ईसा साहब को मैं 21 तोपों की सलामी दूं, दोनों हाथों से मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। आई रियली लाइक दैट मैन, आई रियली लव हिम। बट वो चीफ जस्टिस है, मुझे आप ये बताएं कि अकेले तो वो कोई फैसला नहीं कर सकते, सू मोटो तक वो अकेले नहीं ले सकते। तीन जजेस होते हैं जो करते हैं। कभी बंदयाल साहब ने किया, कभी साकिब निसार ने किया। साकिब निसार साहब के अपने बेटे को पर इतनी करप्शन है, उनसे तो कभी नहीं पूछा गया कि भाई तुसी अपनी रसीदा कड्डो। आज तक साकिब निसार साहब की बातें इस मौजूदा जुडिशरी के अंदर मानी जाती हैं और मानी जा रही हैं, डिक्टेशन वहां से ली जा रही। ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसके अंदर अदलिया के हवाले से, इसके अंदर रिटायर्ड जुडिशरी के लोग, रिटायर्ड चीफ जस्टिस शामिल हैं। आपको ये बात अच्छी लगे बुरी लगे, जो करना है आपने मुझे गाली गलोच करना है मेरे साथ कर ले, ये सच है भाई, ये सच है। इधर आप बच्चे से जाके पूछ लें, जिसको सियासत की, जिसको जुडिशरी की जरा से भी अलिफ बे पता है, उसको सब पता है कि कहां से क्या हो रहा है। इसी तरह जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, वो इतना वक्त नहीं होता ना, काजी फैज ईसा साहब के पास इतना वक्त है, ना जनरल आसिम मुनीर साहब के पास इतना वक्त है कि वो बैठ के ये करते रहे, अरे भाई ये खबर सही है, ये खबर गलत है, ये खबर सही है, ये खबर गलत है। वो यही करने के लिए आए हैं क्या? आर्मी चीफ हैं, एक मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, वो कोई और काम नहीं करेंगे? अब शहबाज शरीफ साहब सऊदीया में बैठे हैं, वो यही करते रहे, ये खबर ठीक है, ये खबर गलत है। सिस्टम तो बनने नहीं दिया इस मुल्क के अंदर, सबने मिल करके सिस्टम नाम की कोई चीज तो बनने नहीं दी, लुट्टो और फुट्टो की पॉलिसी चली है। और अब वही इन लोगों को दोबारा चाहिए, खास तौर पे इमरान खान साहब को, जो अडयाला के बासी हैं। अब हल्का फुल्का एहतजाज और मौजूदा हुकूमत को कम से कम 2 साल तक चलते रहने की तजवीज़। 2 साल के बाद पाकिस्तान में अगर खुशहाली आ जाती है, पाकिस्तान अगर 2014 वाली पोजीशन के करीब भी पहुंच जाता है, क्योंकि वो गोल्डन टाइम था जिस टाइम पर नवाज शरीफ को निकाला गया। IMF को हम खुदा हाफिज कह चुके थे, गर्दशी कर्जा कोई नहीं था, सी पैक आगे रवा दवा चल रहा था, लेकिन मुल्क की बैंड बजा दी क्योंकि किसी को मोहब्बत हो गई थी इमरान खान से, और उस मोहब्बत का खमियाजा हम पाकिस्तानी अदा कर रहे हैं। तो भाई अगर कहीं 2 साल के बाद उस 2014 के करीब करीब भी पाकिस्तान पहुंच गया ना, तो हुकूमत जरा ना ऐसे हो जाएगी, थोड़े से ऐसे कॉलर ऊपर करेगी, और तब फिर इस तरह के जो लोग हैं ना, वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के बीच में दरार डालने की कोशिश करेंगे, और तब होगा ये पूरा मंजन जिसकी अब तैयारी इस्लामाबाद में शुरू कर दी गई है। आ गई आपको सारी बात समझ में? ठीक है जी। एक तो मैंने आपको ये बात बतानी थी। नईम लोधी साहब के बारे में मैंने आपको बता दिया, उनका क्या मिशन है वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, इसके अलावा जी मैंने आपको बड़ी साजिश के बारे में भी बता दिया कि जो धरना होने जा रहा है 2024 वाला, इसके बारे में 2024 के अंदर 2014 वाला, या 2025 के अंदर 2014 वाला, सॉरी, जिसकी मुकम्मल तौर पर प्लानिंग हो चुकी है, और आने वाले दिनों के अंदर आपको यही बातें नजर आएंगी। इमरान खान और मौलाना एक हो गए, उनकी एकता इस टाइम पर इतनी ज़्यादा है कि मौलाना साहब असेंबली में खिताब करते हुए कह रहे थे कि एस्टैब्लिशमेंट के बनाए नताइज पर कब तक समझौता करेंगे। ये मैं तो हैरान हूँ कि मौलाना साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे थे, ये तो मेरा सवाल है मौलाना साहब, आप कब तक समझौता करेंगे? क्या हमें नहीं पता कि इमरान सरकार के टाइम पर जो मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, वहाँ चले गए थे इस्लामाबाद, और फिर बाद में बताया कि मैं जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की यकीन दहानी पर वहाँ से उठा। हमें क्या पता उन्होंने आपको क्या कहा, और हमें क्या पता आपको क्या यकीन दहानी कराई? ये तो आप ही ने बाद में बताया कि आपको फौजियों ने यकीन दहानी कराई उस टाइम पर कि जी ऐसे ऐसे हम तो इलेक्शन करा देंगे, आप उठ करके वापस चले जाए। तब आप मुंह के अंदर दही जमा करके वापस आ गए, और जब आपको पता चला कि आपको जनरल फैज ने, जनरल बाजवा ने डिच कर दिया, तो फिर आपने मुंह खोल करके सब कुछ बताना शुरू कर दिया। अब आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं भाई। उसके बाद ये हारने वाले परेशान और जीतने वाले गैर मुतमईन है। मौलाना का धांधी के खिलाफ 2 मई को कराची और 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान। बड़ी अच्छी बात है। अब ये जो मौलाना साहब ये जो सारी बातें कर रहे हैं ना, ये उनको बातें 2018 में क्यों नहीं याद आई? ये उनको सारी बातें जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि भाई लार्जर ग्रुप PTI है तो उन्हें इख्तदार दे दें, हैं, लार्जर ग्रुप PTI है तो उन्हें आप इख्तदार दे दें। ये जो मौलाना साहब जो मशवरे दे रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी वो बेनिफिशरी नहीं है। अगर वो बेनिफिशरी होते, मैं आपको लिख कर देती हूँ, आप मेरा सर कलम कर दीजिएगा अगर आपका दिल करेगा तो। अगर मौलाना साहब बेनिफिशरी होते, करके दिखाएं ये बात जो उन्होंने पार्लियामेंट में कर दी।
सो दिस इज कॉल्ड द टॉक ऑफ कन्वीनियंस, दिस इज कॉल्ड अपनी इंपॉर्टेंस के लिए बात करना। लेकिन एक बात जो कि फैक्ट है, मौलाना साहब की एक फॉलोइंग है, मौलाना साहब के एक अकीदतमंद हैं, और वो अकीदतमंद जिस तरह ताहिरुल कादरी साहब के थे, जिनको मैं ट्रक्का वाली सरकार, तो खैर छोड़ें, जलसों वाली सरकार में कहा करती थी, ट्रकों में ही आते थे, बट जलसों वाली सरकार। तो जो जिस तरह ताहिरुल कादरी एंड इमरान खान ने एक धरना किया था, उसी तरह मौलाना फजलुर रहमान एंड जो पीटीआई है वो मिल करके एक इस धरने को आगे लेकर के जाएगी, जस्ट टू क्रश द गवर्नमेंट। आखिरी चीज़ जो इस वीडियो के लिए है, वैसे मैंने बहुत सी बातें करनी है, जो मैंने आपको इसमें तमाम तर आपने मेरे थंबनेल में भी देखा होगा कि जो जजेस की असल तकलीफ़ क्या है, या जो जजेस जो सीखपा हो रहे हैं वो किस बात पर हो रहे हैं। आपको पता है कि अदलिया में मुदाखलत से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, और इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो लिखे गए ख़त थे, शिकायती ख़त, उस पर भी मज़ीद बहस हुई। आला अदलिया में मुदाखलत रोकने से मुतालिक तमाम हाई कोर्ट्स की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में तजावीज़ भी ज़ेर बहस आईं, और दौरान समाअत फिर एजेंसीज़ के किरदार पर बात हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए, ये बड़े ज़रूरी हैं सुनने के लिए, इसलिए मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ देती हूँ कि मुदाखलत सिर्फ बैरूनी नहीं, अदलिया के अंदर से भी हो सकती है। साथ ही जजेस भी मुदाखलत कर सकते हैं, जो जजेस की फैमिलीज़ हैं उनकी जानिब से मुदाखलत हो सकती है। सोशल मीडिया के प्रेशर को भी मुदाखलत ही कहा जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाय राफिया, अब क्या होगा, ये भी तो मुदाखलत ही होती है। किसी की बेगम का इमरान खान साहब क्रश है, किसी की सास का इमरान खान साहब क्रश है, तो होता है, बिल्कुल होता है। सोशल में किसी के बच्चों का क्रश है, किसी के बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि जी मेरे वालिद साहब को गले मिल लीजिएगा, है अगर आपको टिकट मिल गई है फलाने फलानी शख्स को, कि जी आपको पीटीआई का टिकट मिल गया, तो आप प्लीज़ ज़रा जाके मेरे अब्बा जी को गले लगा लीजिएगा, जो एक टाइम के साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं, उनको बड़ा खुशी महसूस हो गई, और लंबिया रकमा, ये सब कुछ होता रहा है, तो ये भी तो प्रेशर होता है। असल में यही तो असल मुदाखलत है। हम सिर्फ ये क्यों सोचते हैं कि जी फ़ौज ही मुदाखलत है, सिर्फ इसलिए क्योंकि फ़ौज आकर इनको जवाब नहीं देगी, सिर्फ फ़ौज को गंदा करना है, सिर्फ इसलिए। जो जज मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं। बिल्कुल सही कह रहे चीफ जस्टिस साहब, मैं भी यही समझती हूँ। नाजरीन, अदलिया में मुदाखलत के उन्वान से एक हाइप क्रिएट कर दी गई है, तासुर ये कायम कर दिया गया है कि हमारी अदालतें बिल्कुल आज़ाद नहीं हैं, और बेंचेस से लेकर फैसलों तक मुदाखलत हो रही है। मगर सवाल अभी भी वही है, क्योंकि आज जब बहुत सवाल हुए, जितने भी पीटीआई के लोग थे उन्होंने जी बड़ी अतर मनउल्लाह साहब की तस्वीरें लगा ली। अच्छी बात है जी, आप लगाएं भाई, एक तस्वीर आप ज़रा ना मोअज़्ज़ज़ जज साहिबा जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा की भी लगाएं, क्योंकि $1 मिलियन सवाल उन्होंने पूछा था, और उन्होंने कहा कि भाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त क्यों मांग रही है, जो हमें तजवीज़ दे रही है, यानी जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को तजवीज़ दे रही है, आप ये कर ले, आप ये कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए, वो ये जजेस खुद क्यों नहीं करते? ये जजेस खुद, जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, दे आर इक्वली पावरफुल, ये क्यों नहीं एक्शन ले रहे? इनकी क्यों बैंड बज रही है? ये क्यों डर रहे हैं? ये क्यों इजाज़तें मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? अच्छा जी, और तमाम ऑनरेबल जजेस सीखपा थे, बड़े गुस्से में थे, और बिल्कुल उनको गुस्से में होना चाहिए, बिल्कुल जायज़ है उनका गुस्सा। क्यों गुस्से में थे? कि जी बाबर सत्तार साहब की जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो क्यों सोशल मीडिया पे हो रही है। उन्होंने हुकूमत के ऊपर सारा मलबा डाल दिया कि जी ये हुकूमत है, ये सारा कुछ ऐसे फैला रही है बाबर सत्तार साहब के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल उनका गुस्सा जायज़ है, लेकिन रुके ज़रा, ठहरे ज़रा। इसलिए मैं कह रही हूँ उनका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि किसी भी शख्स या उसकी फैमिली की ज़ाती तफसीलात पब्लिक करना एक संगीन जुर्म है। मगर मिलॉर्ड मैं तमाम जजेस से बड़ी, देखें जी मेरी गर्दन बहुत पतली है, मुझे कंटेम्प्ट से बड़ा डर लगता है, लेकिन बड़ी मुदबाना सी गुजारिश है, जान की अमान पाऊँ तो मैं आप सब लोग को ये कहना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का यही तो अलमिया है, यही एक काम तो पाकिस्तान में ज़ोरों शोर से और हमेशा से होता रहा है। उठाएं तस्वीरें लोगों की, पर्सनल डिटेल्स उठाएं और लगा दें। आप बाबर सत्तार की बात कर रहे हैं, मैं तो बात करती हूँ, यही सवाल हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो तब उठाती ना, जब पनामा केस में शरीफ खानदान के एक एक रुकन और एक एक कारोबार की हर छोटी से छोटी तफसीलात पब्लिक की जाती थी। वजीर आजम को मिलाइन करने के लिए, क्योंकि उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ था ना, उसको गंदा करना है, तो उसको मिलाइन करने के लिए उसके बेटे को पेशी पर बुलाया जाता है। वो बेटा जो ए पॉलिटिकल था, ए पॉलिटिकल है, ए पॉलिटिकल रहेगा। हसन और हुसैन ने ना कभी सियासत की, ना कभी करेंगे, ना आगे उनका कोई इरादा है, ना वो कर रहे हैं। वो तो पाकिस्तान में भी नहीं रहते, उनके तो बिजनेसेस भी बाहर हैं। तो भाई उनको बुलाकर उनकी तस्वीर लीक की गई कि देखो जी हाथ बांध के कैसे पेशी के अंदर बैठा है। तब तो सुप्रीम कोर्ट के मुंह के अंदर दही जमा हुआ था,
तब तो इन जजेस ने नहीं बोला कि नहीं नहीं बड़ा गलत हो गया। बाबर सत्तार के ऊपर आज इनको चीखें निकल रही हैं इनकी। एक ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में होता था तो दूसरा ट्रायल टेलीविजन शोज में होता था, और केस से मुतालिक एक एक दस्तावेज, पनामा से मुतालिक एक एक दस्तावेज जो है उसको ब्रेकिंग न्यूज करके उस डॉक्यूमेंट को पेश किया जाता था, एक्सक्लूसिव करके पेश किया जाता था। तब किसी को मुदाखलत का जो है वो लफ्ज याद नहीं आया, तब तो किसी ने मुदाखलत की हाइप क्रिएट नहीं की, तब तो किसी ने नहीं कहा कि जी सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब तो किसी ने नहीं कहा कि जो जजेस हैं उनको फैसले कहीं से आ रहे हैं या जजेस जो हैं उनको कोई डिक्टेट कर रहा है। तब ना ऐसा देखा ना ऐसा सुना। तब सियासतदानों के अकाम में ढूंढ ढूंढ कर पब्लिक करना कौमी खिदमत होता था कि एथे पे आजी अकामा, एथे पे आजी अकामा। तब वो जमाना था जब वीजे की झंझट से बचने के लिए मुल्क में मार्शल लॉ लगा करते थे। वीजा इज अ बिग प्रॉब्लम, सियासतदानों की जिंदगी जो थी वो दाव पर होती थी। तो उस टाइम पे अकामा रखना एक गाली बना दिया गया कि देखो देखो इसने अकामा रखा है, ये पाकिस्तान के लिए क्या होगा। और आज ये जमाना है कि अमरीकी ग्रीन कार्ड यानी कि ताहयात अमरीका आने और जाने का मुस्तकिल परमिट, इसको बड़ा मोतबर समझा जा रहा है कि भैया बड़ा कोई गोल्ड मेडल आया है सर के ऊपर ये तमगा लगा के जाए आप, क्योंकि अमेरिका है और इसके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, तो इसके ऊपर सर के ऊपर तमगा लगना चाहिए। इस जज को कुछ ना कहना क्योंकि ये अमेरिकन है, इस जज को भी कुछ ना कहना क्योंकि वो ब्रिटिशर है, इस जज को भी कुछ ना कहना क्योंकि उसके पास फलाने मुल्क की रेजिडेंसी है। मैं आपसे एक बात कर रही हूं भाई कि जो अमेरिकन ग्रीन कार्ड है वो बहुत ही मोतबर और कानून की नजर में वो कोई जुर्म नहीं है। अगर अकामा बुरी चीज है तो ग्रीन कार्ड क्यों नहीं बुरी चीज है? मुझे तो आप बस ये समझा दें। इसके अलावा जी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सियासतदानों के असासे और बच्चे बैरून मुल्क हों तो उन पर तनकीद करना जर्नलिज्म के जुमरे में आता है, उन पर तनकीद करना हुब्बुल वतनी तसव्वुर की जाती है। मगर अगर किसी भी सरकारी मुलाजिम के बच्चे अमरीकी शहरी निकल आए तो सवाल उठाना मुल्क दुश्मनी समझा जाता है। पाकिस्तान इन्हीं दोहरे मयारों की वजह से आज मौजूदा सूरत हाल से दो चार है, तो इसलिए तकलीफ हो रही है लोगों को। बाबर सत्तार के पर्सनल डिटेल्स बाहर आने की बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये बाबर सत्तार साहब तब क्यों नहीं बोले? मैं बाबर सत्तार साहब के साथ हूँ, इनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन ये तब क्यों नहीं बोले जब नवाज शरीफ के साथ, हसन के साथ, हुसैन के साथ गलत हो रहा था, मरियम नवाज के साथ गलत हो रहा था? क्यों? क्योंकि वो सियासतदान है, क्योंकि वो बिजनेस करते हैं, क्योंकि वो अमीर हैं। व्हाट अकामा हो गया, पनामा हो गया, अब्बे पता नहीं। अब असल में प्रॉब्लम क्या है ना कि जब अपने पर बात आती है ना फिर पता चलता है। एनीवेज अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में बात करते हैं बिकॉज यहाँ पर तो बहुत लंबी बात हो गई है। 9 मई को ऐसा क्या होने वाला है कि आप सबके होश उड़ जाएंगे, उसके लिए अगली वीडियो देखिए।